हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग। और फिजिक्स के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको अथॉरिटी से सिखाऊंगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर डाउट है आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी है कि भाई रिजल्टेंट कैसे परिणामी सदिश लिखते हैं, वहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें घटक लिखना सीखना है कि भाई किसी भी वेक्टर का घटक क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और उसका उपयोग कैसे होगा। देखो यहाँ पे मैं उन बिंदुओं को साथ साथ सिलसिलेवार ढंग से मैं लेता जा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। फाइनली हमारा जो टारगेट है वो वही है कि हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, पूरा सिलेबस खत्म हो और हर एक जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो रिजल्टेंट से हमने शुरू किया, आप इमीडिएटली घटक समझते हैं, फिर घटक का उपयोग करके घटकों में विभाजित करके देन रिजल्टेंट लिखना सीखेंगे, परिणामी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि भाई इसका मतलब ये होता है ना कि अगर मान लो एक पार्टिकल है, कण है, वो इधर v वेग से चल रहा है मान लो, ठीक है। तो v वेग से ये चल तो इधर रहा है, लेकिन इसके इस v वेग की वजह से, इस v वेग की वजह से क्या हो सकता है, x पे भी विस्थापन हो सकता है और y पे भी विस्थापन हो सकता है। इस v वेग की वजह से x और y दोनों पे विस्थापन देख सकते हैं। मतलब v वेग का x पे भी कुछ इफेक्ट है और y पे भी कुछ प्रभाव है। इसका x पे भी प्रभाव है और y पे भी प्रभाव है। इसको और मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि भाई एक पिंड है अगर, ठीक है, इस पिंड पे अभी कुछ अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, गति के नियम में पढ़ेंगे। जैसे ही हम इस तरफ बल लगाते हैं ना, तो शायद ये इधर चलना भी शुरू हो जाए और अभिलंब प्रतिक्रिया भी बदल जाए। अभिलंब प्रतिक्रिया तो पक्के तौर पे बदलेगा और अगर घर्षण नहीं है या सफिशिएंट नहीं है तो चलना भी शुरू कर लेगा। इट मींस इस बल का इफेक्ट इधर भी आया और इधर भी आया, बल का प्रभाव x पे भी आया और y पे भी आया, ठीक है। तो जैसे अगर कोई सदिश इस तरफ है तो इसका प्रभाव x पे भी होगा और y पे भी होगा। तो उस प्रभाव को दिखाने के लिए हम एक सदिश खींच देते हैं जिसको उसका घटक कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहां दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप ऐसा दिखा सकते हैं, ये क्या हो गया, इसका x घटक हो गया, ये इसका क्या हो गया, x घटक हो गया। इसको हम लोग ax लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ax हो गया और इसका जो उल्टा y पे जो जाएगा, जो y पे जाएगा, ये देखो, ये इसका y घटक हो गया, ये इसका क्या हो गया, y घटक। ऐसा लिख सकते हैं, देखना। तो ए एक्स जो है, ए एक्स का जो मान होगा, ठीक है, इसको हम लोग ए कॉस थीटा लिखेंगे, ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई का जो परिमाण होगा वह कितना होगा, ए साइन थीटा। ये ए कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। देखना, ध्यान से समझना, इसको हम लोग वेक्टर के तरीके से समझ भी लेंगे कि भाई मान लो वेक्टर ए का जो परिमाण है वह ए है, तो x घटक जो होगा वह a cos थीटा होगा और जो y घटक होगा वह a sin थीटा होगा। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, अब देखना, अगर मैं यहां से चलूं कि भाई इसका मतलब इस a को x और y के पदों में दिखाया जा सकता है। x और y के पदों में कहने का मतलब a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, x घटक। ये जो लिखा हमने ये क्या हो जाएगा, x घटक, यह सदिश का x घटक हो गया और ये जो मिला यह क्या हो गया, y घटक। फायदा क्या हुआ देखना। अब अगर मैं इसको उल्टे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर मान लो हमारे पास एक सदिश होता a जो इन पदों में लिखा होता a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप एंड ए साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखा होता। तो क्या कहते हैं आप, तो अगर मैं कहता अब इसको खींचो, तो आप ऐसा खींचते कि भाई ये x है, y है और ये क्या है, x है। तो x एक्सिस पे a कॉस थीटा है, बिल्कुल ठीक है। y एक्सिस पे a साइन थीटा है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं यहां से उस ओरिजिनल वेक्टर a की तरफ जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते। अब देखना, इन दोनों का जो परिणामी होगा तो आप यहां से निकालने की कोशिश करो।
ए का जो परिणामी होगा, ए का जो परिमाण होगा वह क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया वाई वेक्टर में कि अगर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई, ये सभी फिजिक्स में यूज कर रहे होंगे हम लोग। मैंने पहले ही कहा है कि जरूरी नहीं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, मिल भी सकता है, बट इसको अलग अलग फिजिक्स में, अलग अलग फिजिक्स के भाग में उपयोग कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप इसको लिखते हो परिमाण को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद अगले जो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे रिजल्टेंट पे, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट भी मिलना है आपको और कुछ असाइनमेंट्स भी मिलना है, फाइनली नोट्स भी मिलना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यही यहाँ पे यूज़ करूँ तो देखना ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर यहाँ से देखेंगे आप तो ए स्क्वायर कॉमन पकड़ लीजिए आप, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह 1 होता है तो फाइनली ए निकल के आया। अब देखना ए निकल के आ गया, मतलब ये जो इन दोनों का जो योग है वह ए के बराबर है, ये तो पक्की बात हो गई। इसका परिमाण कितना हो गया, ए हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए टेन सिखाया हमने, तो टेन थीटा मतलब y अपॉन एक्स करेंगे तो y अपॉन एक्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा थीटा के बराबर आ गया। टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा, कर सकते, बराबर कितना आ गया, टेन थीटा। मतलब देखो वही चीज आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए वेक्टर और कोण भी कितना बन रहा है, थीटा। मतलब ये दिया हो तो यहां से तुम यहां पहुंच सकते हो, या ये दिया हो यहां से आप यहां पहुंच सकते हो। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके घटकों में विभाजित करना है तो सीधा सा रूल याद रखना है, जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस लिखना है और उसका जो लंबवत है उसको साइन लिख देना है। अब अगर मैं कहूं कि भाई एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, ठीक है, दो लाइनें दी हुई हैं हमारे पास, ऐसा ऐसा, और एक वेक्टर यहां पे बी वेक्टर है और ये कोण अल्फा दिया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको वेक्टर को घटकों में विभाजित करिए, इस वेक्टर को डिफरेंट घटक में विभाजित करिए। तो आप क्या कहोगे, भाई बी इधर है तो ठीक है भाई, बी का इधर वाला जो है जिधर थीटा बनता है, जिधर थीटा बनता है याद रखना उधर कॉस आएगा, तो ये बी है तो ये क्या होगा, बी कॉस अल्फा, और उसका जो लंबवत होगा जहां पे बी कॉस आया है, कॉस का अलग जो लंबवत होगा वह कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा। तो किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करते हैं, किस तरह से किसी सदिश को घटक में विभाजित करते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, ये इसका मेथड है। अब इसका उपयोग क्या है, सबसे जरूरी चीज इसका उपयोग है, किसको कैसे उपयोग में लेके आओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दिया हुआ है आपके पास, और आपसे कह रहे हैं कि तीन वेक्टर है भाई, एक वेक्टर ए एक्स अक्ष पे लग रहा है, एक वेक्टर बी है जो वाई अक्ष की तरफ है, एक वेक्टर सी है, ठीक है, जो एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक वेक्टर डी है भाई, ऐसा देखना, एक वेक्टर डी है जो फिर से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा। अब कह रहे हैं कि भाई अगर ए का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, ए का मान 4 है, बी का भी मान दिया हो, बी का मान 8 है, ठीक है, परिमाण इन सारे सदिशों का परिमाण दिया हुआ है, सी का मान भी पता है आपको, सपोज सी का मान 2 दिया हुआ है और डी का भी मान है, डी का मान 3√2 है, ऐसा दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इफ आर बराबर अगर आर जो है इन सबों का सदिश योग है ए बी सी एवं डी, तो आर ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसा, अब बोलो यार दो का तो हमारे पास है फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये चार वेक्टर को एक साथ कैसे लिखोगे आप। तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब हम गति के नियम पढ़ रहे होंगे मैकेनिक्स के कई भाग में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना यार कि आपको क्या करना है। मैंने एक बताया था पहले लेक्चर में, देखिएगा कि किसी भी सदिश को कहीं से कहीं मूव कराया जा सकता है,
कहीं से कहीं मूव करा सकते। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, उसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए। उसको कहीं से कहीं आप मूव करा सकते हो, उसको कहीं से कहीं आप मूव करा सकते हो। तो आपको करना क्या है, इन सारे वेक्टर को उठा के इस एक्स वाई में ले आओ, इन सारे वेक्टर को उठा के इस एक्स वाई में ले आओ, और सबके इनिशिएशन पॉइंट को, जो जहां से वो उत्पन्न हो रहा है वेक्टर, उसको एक ही जगह पे रखो। तो देखना, ए को सबसे पहले लेके आइए, तो ए इधर आ गया, ए का मान कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। बी को लेके आइए, तो बी इधर आ गया। सबका देखो, सबकी जड़ जो है, सबका जो इनिशिएशन उत्पन्न वाला होने वाला बिंदु है, वो एक ही जगह पे, बी का मान 8, तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब देखो सी इस तरफ है भाई, तो ठीक है सी लिख दिया। सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। यह कोण भी कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। कर सकते हैं, और भी है, यस है, डी भी है। डी किधर है, तो डी इधर है भाया, ये 45 डिग्री है। और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 3√2 है। अब इन सब का हमें रिजल्टेंट निकालना है, इन सब का। तो देखो करना क्या है, देखना, बहुत ही आसान काम होगा, बहुत ही आसान काम होगा। यह एक्स अक्ष, आप 4 वाले ए वेक्टर को बिल्कुल वैसा ही रहने दो, 4 हो गया। जो x या y पे नहीं है उसको घटकों में विभाजित करिए, जो x और y पे नहीं है उसको पहले डिफरेंट घटक में विभाजित कर लीजिए। तो मैं अगर 2 की बात करूं, तो 2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक घटक इधर आएगा, और कितना आएगा 2 cos 30 डिग्री आ जाएगा। देखो 2 इधर है, cos 30, तो 2 cos 30 x अक्ष पे आएगा, 2 cos 30 लिख दिया हमने। अब देखना, y पे पहले से ही हमारे पास, y पे बहुत पहले से ही 8 है। अब 2 का एक घटक मैंने बताया था, जैसे ये a वेक्टर है और इधर कोण बन रहा है, तो यह a cos थीटा होता है, और यह क्या होता है a sin थीटा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमने 2 का x कॉम्पोनेंट 2 cos 30 लिख दिया, और y कॉम्पोनेंट 2 sin 30 लिख दिया। कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बचता है ये 3√2, तो 3√2 का ये कंपोनेंट जो होगा 3√2 cos 45 हो जाएगा। देखो ये इधर है, तो जिधर कोण बन रहा है उधर cos ले लेते हैं, ठीक है। और इसका ये घटक कितना होगा 3√2 sin 45 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करके x और y पे ले आया। अब ओरिजिनल वेक्टर हमें नहीं दिख रहा है, जस्ट लाइक एक पेन है, पेन को 2 घटकों में डिवाइड कर दे तो पेन गायब हो गया ना भाई। पेन ऐसा था, अगर मैंने 2 घटक में डिवाइड कर दिया, पेन बचा क्या? नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार एक वेक्टर को 2 घटकों में विभाजित कर लिया है, तो अब वो दिखना नहीं चाहिए, जैसा भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो फिर से सोचो कि अब अगर मान लो हम देखें, वही है, देखो ये समझाने के लिए तुरंत स्टेप्स लिख रहे हैं, बाकी बहुत आसान काम है, तुरंत कर लोगे। देखो भाई 2 cos 30 को क्या लिख सकते हैं, 2√3/2 लिख सकते हैं ना। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। 3√2 cos sin 45 को 3√2 गुना 1/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 1/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इस 2 cos 30 को 2 गुना 1/2 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये y अक्ष है भाई, देखना बहुत आसान काम है। x पे अब देखो क्या क्या है, x पे क्या क्या है 4 और 2 cos 30, मतलब 2√3/2, 2 कैंसिल हो गया, 4 और √3 एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने ऐड कर दिया। 2 वेक्टर अगर एक ही दिशा में, मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कुछ चीजें पहले से पता है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये सबसे बहुत फायदा है हमारा। आप एक ही लेक्चर को कई बार देख सकते हो, आप अगले 6 महीने बाद भी देख सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि भाई A1 लेवल का वीडियो लेक्चर आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें आप, तो देखो ये जैसे A है और B है, दोनों अगर एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो वैसे हमने 4 + √3 कर दिया,
लेकिन ये भाई साहब जो 3√2 इंटू 1/√2 कैंसिल होके 3 है, यह विपरीत दिशा में था। इसको जब मैं इधर लिखूंगा तो मैं माइनस लिखूंगा -3। देखना ये और ये दोनों ऐड हो गया, 2 cos 30 को ही 2√3/2 लिखा है, 2 कैंसिल होके 4 + √3। ये जो भाग था 3, इसको हमने माइनस कर दिया। समझ आ रहा है? ठीक है भाई। अब y अक्ष पे पहुंचते हैं। y पे 8 पहले से अवेलेबल है तो ठीक है 8। 2 sin 30, 2 कट के 1 बचेगा तो +1 लिख दिया। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो ऐड करना है, लेकिन ये √2 कट के जो 3 बचा है ये उल्टी दिशा में है तो इसको क्या करना है? घटाना है। क्या किया हमने? समझ आया? अब देखो फाइनली अब देखते हैं हम लोग तो यही दृश्य अब ऐसा हो गया। अब ये हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने इन चीज़ों में बदल दिया कि भाई अब x पे हमारे पास 1 + √3 है और y पे हमारे पास 8 + 1 9 - 3 6 वेक्टर है। समझ आ रहा है? अब देखो अब बहुत ही आसान हो गया। ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। ये क्या है? x एक्सिस और वो क्या है? y एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। तो फाइनली जो हमारा परिणामी का परिमाण है वह कितना होगा? 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पे कार्य कर रहा हो तो उसका परिणामी का परिमाण निकालना हो तो x² + y² होता है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। देखना अब मैं एक एक करके फिर से समझाता हूं। पहले तो घटक कैसे लिखते हैं, घटक कैसे लिखते हैं ये समझ आ गया कि किसी भी सदिश का घटक कैसे लिखना है, तो वो पता लग गया यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब उस घटक को कैसे लिखा यहाँ पे वो मैंने समझा दिया था। उसका एक उपयोग दिखाया कि अगर मान लो कि 4 वेक्टर है हमारे पास A, B, C और D और उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो समझ आया किसी वेक्टर। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं पहले। ठीक है, कि मान लो ये है। ठीक है, अब यहां पे आपसे कह रहे हैं कि x और y अक्ष पे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं। x और y अक्ष पे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? तो ये वेक्टर है 1 2, एक वेक्टर इधर है 3, एक वेक्टर इधर है 4। इन सब का परिणामी लिखना है। इन सब का क्या करना है? परिणामी लिखना है। तो क्या करेंगे? ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C है और ये क्या है? D। मान लो यह कोण थीटा है और यह कोण अलग है, कुछ अल्फा है। तो इसको आप किस तरह से अलग कर सकते हैं? तो देखना फिर से आप वही चीज डायग्राम खींच दो ये। ठीक है, A तो रहेगा ही रहेगा भाई, B इधर है तो इधर थीटा बन रहा है तो +B cos थीटा लिखा जा सकता है। +B cos थीटा कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर इधर आएंगे, C पहले से था, B का Y वाला जो घटक होगा कितना आएगा? B sin थीटा आ जाएगा बस। तो B का हमने दोनों घटक लिख लिया, एक इस तरफ जो B cos थीटा दिख रहा है आपको, एक इस तरफ जो B sin थीटा दिख रहा है आपको। C उधर ही था, घटक लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब पहुंचते हैं D पे। तो D का देखो ये घटक जो होगा साइन वाला बनेगा, क्योंकि मैंने बताया जिधर कोण बनता है उधर ही कॉस लिखना है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहां से देखेंगे तो D का ये घटक जो बन रहा है यह D cos अल्फा होना चाहिए। तो यह देखो D cos अल्फा हो गया और यह जो घटक है वह क्या बनेगा? D sin अल्फा। तो इसको D sin अल्फा लिख देंगे। समझ आ रहा है? अब आगे देखोगे तो यही चीज क्या हो गया, ये देखो अगर हम यहां से देखेंगे तो अब हमारे पास देखिए x अक्ष पे, हमारे पास x अक्ष पे देखो क्या बचा। ये x एक्सिस था, a प्लस b cos थीटा माइनस d sin अल्फा, माइनस d sin अल्फा। यह x पे बचा। y पे क्या बचा? क्यों माइनस किया? ये दोनों एक तरफ थे तो जोड़ दिया, जो उल्टे साइड में उसको घटाना है, उसको क्या करना है? घटाना है। वेरी गुड। अब इधर आ गए, c तो ठीक है, प्लस b sin थीटा ये भी ठीक है, माइनस d cos अल्फा नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस d cos अल्फा, माइनस d cos अल्फा। कर सकते हैं? यहां तक समझ आ रहा है? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से किया जाए
अगर घटक लिख के किया जाए तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए वह प्रश्न इस प्रकार है कि दो सदिश है हमारे पास दो सदिश गिवन है। ठीक है, हमारे पास दो सदिश हैं ए एवं बी। ठीक है, ए एवं बी दो सदिश हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए एवं, देखना समझना, ए एवं बी का परिणामी, ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। देखना ध्यान से समझना, ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। ठीक है, तो ए और बी में संबंध निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है, ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। ठीक है, अब यहाँ पे बस यहाँ से शुरू करनी है कहानी हमारे को कि भी क्या क्या पूछा जा सकता है, मतलब एक कंडीशन निकाला गया। अब इस पे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि भाई आपको यहाँ से शुरू कराया गया कि ए एवं बी दो सदिश हैं। ठीक है, ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर 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 ए का परिमाण, देखना यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। अगर बी का परिमाण ए के परिमाण के डबल है, अगर बी का परिमाण ए के परिमाण के दुगुना है तो ए एवं बी के बीच कोण ज्ञात करें। अब देखो प्रश्न देखते देखते आप समझना, प्रश्न देखते देखते समझते जाना। अब वैसे देखोगे तो बड़ा लंबा सवाल यार, दो सदिश है ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है, और दिया क्या हुआ है कि बी का परिमाण जो है वह ए का दुगुना है, वह ए का क्या है, दुगुना है। तो ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करें। बहुत पचरे में जाने की जरूरत ही नहीं, हमें इस तरह से सोचना है कि मान लो यह क्या है, ए है, यह वेक्टर ये है, यह वेक्टर क्या है, ए है। अब ए का परिणामी, ए एवं बी का परिणामी मान लो आर है, ए एवं बी का परिणामी मान लो आर है, तो आर को आप ए प्लस बी जैसा दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया आर जो है ए और बी का परिणामी है। ठीक है, यह प्रश्न में दिया हुआ है कि यह ए के लंबवत है, यह क्या है, ए के लंबवत है। तो अब पक्की बात है कि जो बी है वह कहीं इस तरफ होगा, वह कहीं इस तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई दो वेक्टर के बीच में उसका परिणामी आ सकता है, ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता ए किधर है और बी इसके बीच में आ गया और ए बी का परिणामी बाहर आ गया। आप ऐसा सोचो ना, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी इसके बीच में ही आ सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक बल इधर और परिणामी इधर आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब हमने मान लिया यह कोण थीटा है, यह कोण थीटा है, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर 180 माइनस थीटा होगा। प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों ए और बी के बीच का कोण तो ये हुआ ना, क्योंकि हमने ये थीटा मान लिया है। ठीक है, अब देखना ए एवं बी का परिणामी ए के लंबवत है। यह तभी हो सकता है जब बी के दो घटक में से एक घटक ए को बैलेंस कर ले। अब देखो बी के दो घटक होंगे, बी मतलब इसको आप ऐसा सोचो, इसको मैं अलग से अगर दिखाऊं तो भाई बी के दो घटक, बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा, और एक ए इस तरफ पहले से अवेलेबल है। यहां तक समझ आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं कि इसका भाई ये जो पिक्चर है इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या किया हमने, बी को घटकों में विभाजित कर दिया, बी का एक घटक इधर लिख दिया, दूसरा घटक इधर लिख दिया। अब इन तीन का परिणामी इस तरफ आ रहा है। यह तभी संभव है जब ए इसको कैंसिल कर ले। समझ आ रहा है? क्योंकि मान लो ए अगर ज्यादा होता बी कॉस थीटा से तो परिणामी इधर हो जाता,
अगर ए कम होता बी कॉस थीटा से तो परिणामी इधर इसमें आ जाता, ऐसा ऐसा आता। ए ज़्यादा होता तो इधर आता, बी कॉस थीटा ज़्यादा होता तो इधर आता। अब दोनों बराबर है तब वह सीधा ऊपर को होगा। इट मीन्स अगर इसका परिणामी इस तरफ जा रहा है मतलब ए इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ए जो है बी कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब आप मान रख दीजिए b का मान 2a है तो a बराबर b के जगह पे 2a रख दिया, cos थीटा कर सकते हैं। तो फाइनली देखो a से a कट गया, cos थीटा बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है। इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 आंसर है। 120 आंसर होगा, मतलब ये पार्ट 120 यही उत्तर हो गया। क्या तक समझ आ रहा है? तो अगली कक्षा में, अगले लेसन में हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर कर रहे होंगे, किस पे, सदिश के योग पे, बड़े नामी पे। ठीक है, फिर वहां से मल्टीपल एंगल किस तरह से लिखते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं सिखाऊंगा आपको। तो 4-5 लेक्चर्स में हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके बाद फिर हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन एंड ऑल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई आप इसको बिल्कुल देखिए और समझने की कोशिश करिए। आप अभी जैसे 20 जून तक बिल्कुल फ्री है, आप देखते जाए। उसके बाद भी हमने बहुत आसान रखा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है, ये पूरी टीम है। तो आपको सिर्फ 300 पर मंथ पे करना होगा अभी डिस्काउंट के हिसाब से जो आ रहा है। और 7 मंथ, 6 to 7 मंथ्स में पूरे सिलेबस कंप्लीट होने, पूरा सिलेबस कंप्लीट होएगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारे लेक्चर जो आज आप देख रहे हैं ये आपके मोबाइल में अगले 6-7 महीने तक भी अवेलेबल है। मतलब आप कभी भी रिवाइज करना चाहते हैं पिछले चैप्टर्स को तो वो भी रिवाइज कर सकते हैं। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ आपको कि हर एक चीज़ सिखाया जाएगा। फिर भी अगर आप जैसे कुछ और बीच के कुछ टॉपिक देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे आ जाओ, यूट्यूब चैनल पे, उसमें सर्च करके घर्षण बल कुछ है, ऑप्टिक्स है, बीच बीच के चैप्टर्स दिए हुए हैं। बट इस ऐप पे सिस्टमैटिकली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यार ये देखना कि हिंदी भाषी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, हिंदी भाषी तो सभी हैं बट हिंदी मीडियम के लिए जो एक भेदभाव है, बिल्कुल कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ के लिए। जो अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं ऑनलाइन, उससे बेहतर हम करके दे रहे हैं। इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, इवन कि ऑफलाइन में भी जो चीज़ें कोचिंग के अंदर अवेलेबल हैं उससे बेहतर होगा ये। आप बिल्कुल जज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मैं आपसे पॉजिटिव ऑप्शन की उम्मीद करूंगा और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, कभी दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत ही आसान है यार, बस थोड़ी टाइम में हम लोग केमिस्ट्री के साथ भी आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।